आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सन 2020 का दूसरा सेट। मेरे यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती में क्लासेस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आइए दूसरा सेट पढ़ते हैं सन 2020 का सामाजिक विज्ञान। खंड का है बहुविकल्प प्रश्न। निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। विकल्प नंबर 1 है 1914, विकल्प नंबर 2 है 1915, विकल्प नंबर 3 है 1903, विकल्प नंबर 4 है 1919। तो पहला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। फिर दूसरा प्रश्न है संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। पहला विकल्प है केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य, राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य। चौथा विकल्प है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो हमारा दूसरा नंबर सही हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य जो होता है संघात्मक शासन प्रणाली का अधिकार विभाजन होता है। राज्य और केंद्रों के बीच विभाजन होता है ना। विकल्प नंबर तो प्रश्न नंबर 3 है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा विकल्प है यूएसएआर या रूस, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड, चौथा विकल्प है चीन। तो औद्योगिक क्रांति सन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले हुए थे, कोयला और लोहे की अधिकता के कारण। फिर अगला प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो नेपोलियन जो था फ्रांस से संबंधित है। विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प नंबर 1 वाशिंगटन, विकल्प नंबर 2 जिनेवा, विकल्प नंबर 3 न्यूयॉर्क, विकल्प नंबर 4 ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी में हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय में 193 देश शामिल हैं। इसका अंतिम देश शामिल जो हुआ है वो है दक्षिण सूडान। फिर अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? विकल्प नंबर 1 1920, विकल्प नंबर 2 1927, विकल्प नंबर 3 1930, विकल्प नंबर 4 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। फिर अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, इसको आप लोग लिख लीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गया। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1949 ईस्वी में हुए थे। निर्वाचन आयोग का विस्तार भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का
विस्तार है 324 से 329 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग का विस्तार है। निर्वाचन आयोग के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार, शिव नहीं, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार इससे पहले थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। फिर अगला प्रश्न है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप लोग को पता है कि भारत के सीमावर्ती 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के सीमावर्ती 7 पड़ोसी देश हैं, लेकिन इसमें केवल 2 पूछा है। तो इधर लिख देना है, इधर है पाकिस्तान, इधर है नेपाल, भूटान, चीन। तो इनमें से चाहे जिसको लिख दीजिए 2। फिर अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो पहले लिख देना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को हुई थी। इसके 2 परिणाम निम्न हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद सामंतवाद का अंत हो गया। जो यहाँ पर एक अधिकार लागू था, एक अधिकार का भी अंत किया गया। इस फ्रांस की क्रांति में एक शासक था लुई 14वां। वो हमेशा कहा करता था, मैं राज हूं, मेरे अनुसार जनता को काम करना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, लघुत्तरी मुद्रण क्रांति क्या है। इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मुद्रण क्रांति छापे खाने की एक क्रांति है। इसके अंतर्गत जो छपाई होती, जैसे आज बुक बन रही है, पहले छापे खाने की शुरुआत हुई। तो यही क्या कहलाता है, मुद्रण क्रांति। इसका प्रभाव इसका फ्रांस की क्रांति पर यह प्रभाव पड़ा, जब यह लागू हो गया तो यहाँ पर जो राज शासन था, इसको अंत कर दिया गया, राज के शासन का। फिर अगला प्रश्न है, अथवा में 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूपों क्या थे, किन्हीं का उल्लेख कीजिए। तो हम केवल एक एक करते हैं। फिर 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। अब आप लोग पीछे लोकतंत्र के बहुत बार बता चुके हैं। आइए आज देख लेते हैं अथवा वाला। अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्रीय दल, जैसे समाजवादी पार्टी की स्थापना सन 1999 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी। इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार 2 पंचवर्षीय तक राज किया। उसके पहले एक बार मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री बने थे। इसी प्रकार बहुजन समाजवादी पार्टी, जो वर्तमान समय में एक नीचे जाती हुई पार्टी महसूस हो रही, लेकिन शुरू में बहुत अच्छी पार्टी थी। इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी सुश्री मायावती जी हैं। अति लघुत्तरी में है, अगर 5 लाइन आप लोग उत्तर लिख देंगे तो बहुत है। फिर है अगला प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र जनता का शासन है। जनता सरकार का चुनाव करती है। जब मतदान होता है तो मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक मतदान केंद्र बनाया जाता है, ताकि
जनता को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जिससे चुनाव आसानी से कराया जा सके। और चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को होती है। निर्वाचन आयोग अपने अनुसार गठित करता है, समितियां गठित करता है। समितियां कई प्रकार की होती है, उसमें सभी जैसे सरकारी अध्यापक को भी ड्यूटी पर रखा जाता है। वो अपने अपने स्थान पर जाकर के सही ढंग से कार्य कराने का काम करते हैं। फिर अगला प्रश्न है अथवा में कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां, यही लोकतंत्र है, पीछे बता चुके इसके। फिर आता है दीर्घ उत्तरी में 6 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो लिख देना है कि महात्मा गांधी जी द्वारा 3 सत्याग्रह चलाए गए थे। पहला था सन 1917 में, सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, जो कहा चंपारण बिहार में चलाया गया था नील की खेती के विद्रोह में। नील की खेती के विद्रोह में चंपारण आंदोलन चलाया गया था। फिर दूसरा था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जो था सन 1918 ईस्वी में खेड़ा नामक गांव में, जो खेड़ा नामक गांव है गुजरात में पड़ता है। यह आंदोलन किसान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें यह आंदोलन किसान आंदोलन, इसमें अंग्रेजों ने इसके कर के विरोध में किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत किए थे। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे महात्मा गांधी जी। फिर अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है गुजरात में पड़ता है। फिर आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। सन 2020 के पहले सेट में जितने इसमें मानचित्र में दिया पूरा सेट उस पिछले सेट में भी था। 14 नंबर का पहला प्रश्न, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ। तो हर बार हम बताते हैं कि 1920 में 2 अधिवेशन हुआ, एक सितंबर में एक दिसंबर में। तो जो सितंबर में अधिवेशन हुआ है कोलकाता में हुआ है। सितंबर 1920 में कोलकाता में और दिसंबर 1920 में नागपुर में। फिर अगला प्रश्न है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ है अमृतसर में, ये अमृतसर है साइड। फिर है अगला प्रश्न, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 वाला आप लोग समझ लीजिए कि 2023 में भी आएगा। सन 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थे। इसी अधिवेशन से महामंदी भी घोषित कर दी गई थी। फिर अगला प्रश्न है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो जो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ है ये हुआ है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में, ये यहाँ सूती मिल श्रमिकों का अहमदाबाद में हुआ है। किसानों का हुआ है खेड़ा में, और नील की खेती के विद्रोह में वो भी चंपारण में, वो भी एक किसान ही विद्रोह था। फिर अगला प्रश्न है वह स्थान जहां सन 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं। और कांग्रेस की एक क्लास हमारी पूरा केवल कांग्रेस की डली हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं एक एक अधिवेशन सब। तो 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। मद्रास का वर्तमान नाम है चेन्नई। तो आप लोग मद्रास कोष्टक में चेन्नई लिख सकते हो, या पहले चेन्नई या कोष्टक में मद्रास। फिर आता है खंड खा। खंड खा में बहुत विकल्प प्रश्न है। भूमि एक रिक्त स्थान, भूमि एक संसाधन है। पहला विकल्प है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा विकल्प है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा से निर्मित, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है।
फिर 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मतलब मिट्टी होती ना कई प्रकार की, उसमें विकल्प के अनुसार कौन नहीं है। पहला विकल्प है काली मिट्टी, दूसरा विकल्प है पीली मिट्टी, तीसरा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी, चौथा विकल्प है सीमेंट। तो सीमेंट जो है इसका निर्माण किया जाता है, ये औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आता है सीमेंट। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। भूदान आंदोलन था एक, तो भूदान आंदोलन विकल्प नंबर 1 महात्मा गांधी, विकल्प नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, विकल्प नंबर 3 विनोबा भावे, विकल्प नंबर 4 इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था। सबसे पहले भूदान बाबा रामचंद्र नामक एक व्यक्ति ने भूदान सबसे पहले किया था। फिर अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ। विकल्प के अनुसार विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, निर्धन देश। तो विकसित देश के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत की गई। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। देखिए, रबी और खरीफ की फसल होती है ना, तो रबी की फसल जो होती है नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। विकल्प दिया धान, दूसरा नंबर विकल्प गेहूं, तीसरा नंबर विकल्प काला चना, चौथा नंबर विकल्प कपास। तो रबी जो है नवंबर और दिसंबर में गेहूं बोया जाता है ना, तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है भाव विकल्प का, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए। मतलब पहला नंबर विकल्प है तेल शोधक कारखानों के लिए, दूसरा नंबर विकल्प है फिल्मी सिटी के लिए, तीसरा नंबर है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो दिया है तीनों हो सकते हैं, अगर इसमें दिया होता कि इनमें से सभी, तो ये भी सही रहता, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया में इंडिया भी कहाँ है, मुंबई में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मृदा अपरदन क्या है। मिट्टी के टूटने फूटने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। फिर आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की क्या मांग क्यों होती है। तो साख को फसल उगाने में जो अनेक प्रकार के जैसे बीज, खाद, पानी, कीटनाशक दवाइयां आदि का प्रयोग किया जाता है, ये सभी साख के अंतर्गत आते हैं। और हिंदी में साख स्त्रीलिंग है, साख जो है स्त्रीलिंग है। साख का अर्थ होता है मर्यादा। फिर अगला प्रश्न है, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण देश में अनेक प्रकार के नियंत्रण को छूट देना और विकास को बढ़ावा देना, ये सब किस उदारीकरण के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो रोजगार वह संगठित क्षेत्र होता है जो एक निश्चित होता है, जिसमें व्यक्ति को नियमित समय काम करना पड़ता है और व्यक्ति को वेतन बराबर मिलता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति को केवल जैसे 8 घंटे का ही काम करना पड़ता है। फिर आता है अथवा में, धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करें। तो आप लोग समझ सकते हैं, सब लोग गांव से हैं, कि धान की खेती कब की जाती है, पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के धान पैदा नहीं होगा। फिर 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत में अनेक प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान
और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और हेक्टेयर में पैदावार में सबसे ज्यादा पंजाब राज्य में उत्पादन होता है। फिर अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है अथवा में? आप लोगों को कभी बताया गया होगा ना। तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। इस आंदोलन की शुरुआत सुंदर लाल बहुगुणा ने किए थे। कुछ समय पहले सुंदर लाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है। यह वन संरक्षण से संबंधित है, अथवा में था ना। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है? उदाहरण देकर समझाइए। मुद्रा जानते हो ना, देखिए मुद्रा वस्तु की समस्या को निम्न प्रकार से समाधान करते हैं। जैसे मुद्रा के अनुसार वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। अगर मुद्रा मतलब पैसा ना, अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं कर पाते और अनेक प्रकार की वस्तुओं का खरीद भी नहीं सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखी। सार्वजनिक मतलब सभी क्षेत्र। अब जैसे मान ले देश में आर्थिक विकास के सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न योगदान है। सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे सरकारी स्कूल, उच्च न्यायालय, सरकारी पानी टंकी, सरकारी शौचालय, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें आर्थिक विकास में बहुत ही सुगम तरीके से होता है। अगर ये सभी को हमको देखभाल करनी चाहिए। हमको सार्वजनिक चीजों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार जो है गरीबों को सुविधा तो देती है, लेकिन ये सुविधाओं का प्रयोग सबसे ज्यादा अमीर लोग ही करते हैं, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है मानचित्र संबंधित। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र चीन द्वारा नाम सहित, तो हम ये पिछले सेट में बताए थे कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में कलपक्कम स्थान पर। फिर अगला प्रश्न है, मुंबई बंदरगाह चिन्ह द्वारा, तो मुंबई को दर्शा देना। मुंबई में बंदरगाह है ना, ये देखिए मुंबई बंदरगाह, एक यहाँ मुंबई है, एक पर दर्शा देना कि मुंबई बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा, तो पर्वतीय मिट्टी हमको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में है, ये नहीं पूछा कि किस राज्य। तो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार असम में भी है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन स्थानों पर है। तो इनमें से किसी में भी लगा सकते हैं। तो जैसे इसमें असम में भी कर देते हैं। लव अयस्क क्षेत्र चिन्ह द्वारा, अब लव का अयस्क कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो सबसे ज्यादा झारखंड राज्य में उत्पादन इसका होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल लव अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो केवल एक जगह लगा दीजिएगा बस। फिर आता है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है मुंबई में है। सेंट्रल रेलवे को इसको शिवाजी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।